हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनको हम देख रहे हैं। इसमें हम लोग प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को एक एक करके पढ़ चुके हैं, एक एक करके बात कर चुके हैं। और एक एक करके हम इन सारी चीजों को देख भी चुके हैं कि प्राइमरी क्षेत्र क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। क्लियर है? इन सारे क्षेत्रों को हमने देख लिया है और कैसे कैसे इनमें काम होता है, विविधता की चीजें क्या हैं, इनकी समझ क्या है। ठीक है, उस समझ के आधार पर हम लोग बात कर चुके हैं और इनको देख चुके हैं। क्लियर है? अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और जो आपके तृतीयक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को पढ़ेंगे कि भाई प्राइमरी जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, द्वितीयक हैं वो कौन से हैं और तृतीयक हैं वो हैं। और सकल घरेलू उत्पाद, जैसे ही लिखा है साघाऊ, ये क्या है? जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद में क्या इनकी स्थिति है, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। आलेख 1 3 क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं में दिखाए गए 2 वर्ष यानी कि 1973-74, 2013-14 के उत्पादन को दिखाया गया है। हम इन दोनों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया गया है और इन आंकड़ों से तुलनीय और प्रमाणिक है। और आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है, कितना विकास आपने किया है, कितनी समृद्धि के आयाम पर आप लोग पहुंचे हैं। ये सारी चीजों को हम लोग जोड़कर देखेंगे। क्लियर है? और इन पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप 1900, ये देखिए, ये जो है ऊपर, तो ये दिखाया गया है, ये 1973-74 की स्थिति है और ये जो है स्थिति जो है 2013-14 की स्थिति है। क्लियर है? इन सब चीजों को आप बड़े अच्छे से गौर करके देख सकते हो कि भाई किस तरह डाटा है। जो ये वाला है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, सेकेंडरी और फर्स्ट क्षेत्र। क्लियर है? आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बड़ा महत्व। वर्ष 1973-74, 2013-14 के बीच सभी क्षेत्रों के उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि हुई, परंतु वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। अरे जो आपका टर्सरी क्षेत्र है वो सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हैं। प्राथमिक किसी देश में अनेक सेवा जैसे अस्पताल, शिक्षा संस्थान, डाक, तार, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासन कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंकिंग, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकताएं होती हैं। यह बुनियादी सेवा माना जाता है। विकासशील देशों में सेवाओं का प्रबंधन जिम्मेदारी से उठाया जाता है। कैसे हैं हम लोग? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इन चीजों को उठाते हैं। क्लियर है? इन चीजों को देखते हैं। द्वितीयक कृषि और उद्योग के विकास के परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास उतना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। या जो जो हमारी सर्विसेज हैं, जो उनकी डिमांड है, वो उतनी ही अधिक होगी। तृतीयक को देखिए, जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग कई सेवा जै- जैसे रेस्तरा, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण,
मांग शुरू करते हैं और आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इनको आप सब परिवर्तन को, इन सब चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं कि भाई ये परिवर्तन जो है हम लोगों को आपका इसमें देखने के लिए आपका मिल जाता है। विगत दशकों में सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी के आधार पर नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण हैं और कैसे हैं, अपरिहार्य हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों पर चर्चा करेंगे। अंत आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र के सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं होती है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और सेवा क्षेत्र संख्या सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों का को रोजगार मिलना है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या छोटे लोगों के दुकानदार, समस्त मरम्मत, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं। वे सेवा में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई भी वैकल्पिक अवसर नहीं है। वे कारण सेवा क्षेत्रों में केवल कुछ भाग ही महत्व बढ़ गया है। आप इनके बारे में अगले खंड में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अगला क्षेत्र है वो क्या है और वो किस विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक, इनमें हम लोग आपकी चर्चा करेंगे कि भाई द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, कैसे कैसे इसमें लोग लगे हुए हैं, क्या क्या उनका फैक्टर है, कितना कितना उनका योगदान है। अब देखिए इतना आगे बढ़ जाए, क्या परिहार स्थिति है। अब कह रहे हैं अधिकांश लोग कहाँ पर नियोजित है। नियोजित मतलब जहां उनको अच्छे ढंग से काम वगैरह मिल रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद में 3 क्षेत्रों में वित्तीय हिस्सेदारी प्रदर्शित की है। आप 40 वर्ष के क्षेत्रों में बदलते महत्व पर थोड़ा सा देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है और 3 क्षेत्रों में हिस्सेदारी परिवर्तन हुआ है। आरेख को आप देख ही लीजिए। इसमें 2003 में इन क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी दिखाई देती है और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो निकाय है वो भी आपको इसमें आपका दिखाई देगा कि भैया क्या निकाय है और कैसा कुछ है। इन देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा क्षेत्र स्थानांतर क्यों हुआ। इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र रोजगार के अपर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं कर पाए। कह रहे जो पर्याप्त है और अपर्याप्त है उन सब का जो आपका सर्जन है वो आपका नहीं कर पाए। अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा आपकी वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर यह बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से कम वृद्धि हुई। यानी कि औद्योगिक में आपका 3 टाइम और इंडस्ट्रियल में यह बात लागू होती है कि सर्विस सेक्टर में 14 गुना, रोजगार में 5 गुना कम वृद्धि हुई। परिमाणतः देश में आधे से अधिक तीव्र प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ये बाकी हिस्से हैं, परंतु ये सारे काम लोगों को कम रोजगार प्रदान करने, क्या आप ये अर्थ में कृषि में लगे अपनी क्षमता से कम उत्पादन करते हैं। क्या जो लोग इसमें लगे हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, क्या उससे कम उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यक लोग लगे हुए हैं। अतः यदि आप कुछ लोग को प्राकृतिक कृषि, कुछ लोग कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो उनमें उत्पादन आपका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी कैसी है, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी है। भारत की स्थिति क्या है कृषि क्षेत्र का, और ये कैसी है आपका अल्प बेरोजगारी है। क्लियर है। एक छोटा किसान उदाहरण लेते हुए जिस पर 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है।
सभी 5 सदस्यों पर भूमि पर वर्षा का काम करता है, क्योंकि कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति पर काम कर रहे हैं, कोई बेकार नहीं, परंतु वास्तव में उसे श्रम प्रिया विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं करता। यह बेरोजगार की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, तभी अपनी क्षमताओं पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कह सकते हैं। जो अल्प बेरोजगारी कैसी है आपका? छिपी हुई, यानी कि परिच्छन बेरोजगारी है। क्योंकि हाँ, उन लोगों को बेरोजगारी और उनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं। देखिए, जिनके पास रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं, वो क्या है? खुली बेरोजगारी। जिनके पास कोई काम ही नहीं है, साफ दिख रहा है, तो खुला दिख रहा है, मतलब खुली बेरोजगारी। इसलिए इसे पिरछन बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसे पिरछन भी कह सकते हैं। वैसे पिरछन छुपी हुई में भी आ सकता है। क्लियर है? आप मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है, अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार में 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर लेता है। कोई किसान है सुखराम भूस्वामी, उसे अपने खेती में काम करना, 2 लोगों को भाड़े पर ले रहा है किराए पे। ठीक। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय मिलेगी। मजदूरी के अलावा जो काम करें अतिरिक्त आय मिलेगी। क्योंकि छोटे भूखंड के काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों को, चाहे कृषि उत्पादन प्रभावित होता हो या उदाहरण में 2 सदस्य किसी काम के करने के लिए भी काम करने के लिए कह सकते हैं। एक बार फिर किसान की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले ही उत्पादन करेंगे। कह रहे हैं उनसे पहले जो उत्पादन है वो लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो उत्पादन भी है, भूमि पर भी है। किस प्रकार है? भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं समुचित या समुचित रोजगार उपलब्ध करा देते हैं तो कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य रोजगार से लगे लोगों की आय, परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। क्या होगा? जो उनका इनकम है वो ग्रोथ, उसमें आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, वो आपका उनका जो ग्रोथ है, जो इनकम है, वो अपना पर्सनल इनकम जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर शहर में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, जैसे प्लम्बर, पेंटर, कार्य मरम्मत रोजगार करते हैं, और ये लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उन्हें कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र में कुछ लोग सड़कों पर ठेला चलाते हैं अथवा कुछ बेचते हैं, देखते हैं। वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु काम नहीं कर पाते। वे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर जो अवसर है वो आपके उपलब्ध आपके नहीं है। तो इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं? काम में दूसरी जगह आपके तलाश कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके, उस काम को सुनिश्चित कर सके और देख सके कि काम किस प्रकार है। क्लियर है? जल्दी से आप एक बार नजर दौड़ाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें कि भाई रोजगार और कैसे सृजन हो सके, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति है। कुछ लोग बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है और रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम एक कुछ तरीके देख सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो रोजगार दे सकते हैं। अब मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जहां पर हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टर असिंचित खंडों को ले लें और उसके परिवार के पास भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार मुद्रा का व्यय करती है और ऋण बैंक प्रदान कर सकती है। लक्ष्मी
भूमि में सिंचाई करने के लिए सक्षम होती है। रबी के मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। मान लेते हैं 1 हेक्टेयर भूमि की 2 फसल है। 50 दिनों में बीज में खाद डालने कटाई है तो रोजगार प्रदान कर सकती है। परिवार के लिए 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन पर रोजगार मिल सकता है। मान ले कि खेतों में सिंचाई के लिए नए बांधों का निर्माण किया जाता है, नहर खोदी जाती है। इससे भूमि के रोजगार के अनेक अवसरों का सर्जन हो सकता है और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। ऐसा है, जो अल्प बेरोजगारी है उसकी समस्या जो है, मतलब जो समस्या बनी हुई है, वो स्वतः भी अपने आप ही जो है समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, जो रोजगार के लिए बड़ी जरूरी हैं, जो रोजगार में एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं। केवल एक माध्यम पर टिका रहना है समाधान नहीं है। कह रहे हैं कि जो एक माध्यम है उसी पर टिका रहना है जरूरी नहीं है। अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें उत्पादन बेचने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपना उत्पादन नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर बेहद ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक पर सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तौर तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अपनी पानी की सुविधा उपलब्ध है, वह फसलों की उपजाऊ और बिक्री कर सकते हैं, उपज की बिक्री कर सकते हैं। कार्य को लेकर किसानों को उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकते, बल्कि परिवहन व्यापार जैसे सेवा में लगे लोग भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हैं? जो लोग सेवाओं में लगे हैं, जो लोग सर्विस सेक्टर में लगे हैं, वो सारे लोग अपना जो है रोजगार को पा सकते हैं। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक सीमित नहीं है। खेती करने के लिए बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण, पानी निकालने के लिए पंप सेट। तो भैया अगर खेती करनी है तो केवल सिंचाई से काम नहीं चलने का, बीज भी चाहिए, उर्वरक भी चाहिए, कृषिगत उपकरण भी चाहिए, पानी का निकालने के लिए जो पंप सेट है, जो ट्यूबवेल है, वो भी चाहिए। और एक निर्धारित किसान होने के कारण सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए साहूकार को पैसा उधार लेना होगा, उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। स्थानीय बैंकों पर उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है और वह सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदारी करने, अपनी भूमि की खेती करने सक्षम होती है। और तात्पर्य है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए कृषि को सस्ते कृषि श्रमिक साख प्रदान करते हैं। हम अध्याय 4 में मुद्रा और साख के कुछ आवश्यक चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि संसाधन कर सकते हैं, और वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योग और सेवाओं की पहचान करना जिन्हें बढ़ाया गया है, जहां पर लोग अधिक नियोजित किया गया है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसान अरहर और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इसकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों में बिक्री करने के लिए दाल मिल स्थापित है। अब आपको बेचना है, कहाँ जाना पड़ेगा? आपको दाल मिल पर। शीत भंडार गृह के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा जो अपने आलू, प्याज जैसे उत्पादन भंडार कर सकेंगे। अच्छी कीमतें मिलने से बेचे गए वनों में निकटवर्ती गांव में हम शहद ग्राम केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसानों से वन प्राप्त शहद बेचकर सब्जी, फल, कृषिगत उत्पाद, आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि में बाहरी बाजारों में बेच सकते हैं। इसलिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग में रोजगार प्रदान करता है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो आपका रोजगार प्रदान करते हैं। और गांव में आप देखते हैं इस तरह का
जो है ये भी कोलू लगाकर गुड़ खांड सारी बनाते हैं और रोजगार करते हैं। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।